मिश्राज आईएएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है कुटुंब। कुटुंब शब्द का इस्तेमाल संयुक्त परिवार या दक्षिण भारत में धारवाड़ के लिए किया जाता है। वैसे कुटुंब शब्द हमारे देश में कई महत्वपूर्ण जगहों पर इस्तेमाल किया जाता है। महोपनिषद में एक बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है अयं निजः परो वेति गणनाम लघु चेतसाम। अयं निजः परो वेति गणनाम लघुचेत साम उदार चरितनाम तू वसुधैव कुटुंबकम। कहने का मतलब यह है कि यह मेरा है, यह पराया है, ये तो संकुचित मन भावना है। जिसके हृदय बड़े और मन विशाल, उनके लिए तो सारा विश्व ही एक कुटुंब है। यानी महोपनिषद में इस पंक्ति का खूबसूरत उपयोग किया गया है। लेकिन यहां पर हम लोग कुटुंब शब्द का प्रयोग संयुक्त परिवार के लिए या दक्षिण भारत के कुछ स्थानों पर उपयोग किए जाने वाले धारवाड़ के लिए करने वाले हैं। दोस्तों, आप अच्छी तरह जानते हैं कि हमारे पास जो सिलेबस में जो शब्द दिया गया है कुटुंब, उसका उपयोग हम लोग संयुक्त परिवार के लिए यहाँ करने जा रहे हैं। तो संयुक्त परिवार की परिभाषाएं क्या हैं, इन परिभाषाओं से क्या निष्कर्ष निकलता है, अगर इस पर हम जाएं तो सबसे पहले बात करते हैं श्रीमती इरावती कर्वे की। इरावती कर्वे जो हैं वो इसको बहुत अच्छी तरह से परिभाषित करते हैं। वो कहती हैं, इरावती कर्वे कहती हैं कि एक ही छत के नीचे रहने वाले लोगों के समूह जो एक ही चूल्हे पर बना भोजन खाते हैं, जिनकी संपत्ति सम्मिलित है और सम्मिलित रूप से पूजा अर्चना करते हैं, जो एक दूसरे के साथ रक्त संबंधों से संबंधित होते हैं, उन्हें संयुक्त परिवार कहते हैं। यानी कि ज्वाइंट फैमिली को, संयुक्त परिवार को परिभाषित करने के लिए इरावती कर्वे का ये मानना है कि ऐसे लोगों का समूह जो एक ही चूल्हे पर बना भोजन करते हैं, यानी जिनका घर एक ही है। एक ही घर का मतलब यह है कि कई कमरे हो सकते हैं, लेकिन उनका जो किचन है, उनका जो चूल्हा है, वो एक ही है, यानी एक ही जगह उनका भोजन बनता है। उनकी जो संपत्ति है, जो जैसे खेती बाड़ी करते हैं या दुकान चलाते हैं, व्यापार वाणिज्य करते हैं, वो सब मिलजुल करके करते हैं, यानी संपत्ति उनकी सम्मिलित है। और वो साथ में, उनका जो घर है उसमें जो पूजा गृह है, यानी जो वर्शिप प्लेस है, वो भी एक ही है। और एक साथ एक दूसरे के साथ रक्त संबंधों से संबंधित होते हैं, उन्हें हम संयुक्त परिवार कहते हैं। तो यहाँ पर इरावती कर्वे की परिभाषा के साथ साथ हम अगर दूसरी परिभाषा में जाएं तो यहाँ पर हमको मिलता है कि आईपी देसाई, प्रोफेसर आईपी देसाई, जो सोशियोलॉजी के एक बहुत बड़े विद्वान हैं, उन्होंने संयुक्त परिवार को कैसे परिभाषित किया। वो कहते हैं कि संयुक्त परिवार जो है वो 3 या 3 से अधिक पीढ़ी, या तो 3, यहां पर देखिए आपको दिख रहा होगा, हमें संयुक्त परिवार कहते हैं जिसमें 3 या 3 से अधिक पीढ़ी के सदस्य साथ में रहते हैं। 3 पीढ़ी का मतलब क्या हुआ, जैसे दादा दादी हो गए, माता पिता हो गए और बच्चे हो गए, तो ये 3 पीढ़ी हो गए, 3 जनरेशंस। तो 3 या 3 पीढ़ी के सदस्य साथ में रहते हैं, जो संपत्ति, आय, पारस्परिक हित और कर्तव्य से आपस में जुड़े होते हैं। यानी सबकी अपनी अपनी ड्यूटी बंधी हुई है। माता पिता की अपनी ड्यूटी है, बच्चों का अपना कर्तव्य है, दादा दादी का अपना कर्तव्य है। और इस तरह से 3 या 3 से अधिक पीढ़ी के अगर सदस्य एक साथ रहते हैं तो उन्हें हम संयुक्त परिवार के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। तीसरी परिभाषा डॉक्टर एस.सी. दुबे जी की है, जिसमें उनका ये कहना है, एस.सी. दुबे जी कहते हैं कि यदि कई मूल परिवार यानी कई नाभिक परिवार अगर एक साथ रहते हैं, वो नाभिक परिवार, वो मूल परिवार ऐसे हैं कि उनमें निकट का नाता है, वे सब मिलकर एक ही स्थान पर भोजन करते हैं और एक आर्थिक इकाई के रूप में काम करते हैं। तो ऐसा कई बार हो सकता है कि 2-3 भाई अलग अलग परिवार है, लेकिन वो साथ में रहते हैं, एक ही जगह पर रहते हैं, उनका किचन भी एक ही है और उनकी संपत्ति भी एक ही है। तो ये भी एक संयुक्त परिवार की परिभाषा में आ सकता है। तो यहां पर हमने 3 परिभाषाएं देखी। पहली परिभाषा
इरावती कर्वे जी की थी, जिसमें उन्होंने क्या बताया, एक ही छत के नीचे रहने वाले लोगों का समूह जो एक ही चूल्हे पर बना भोजन करते हैं, जिनकी संपत्ति सम्मिलित है, पूजा गृह भी एक ही है और वो आपस में संबंधित है। दूसरी परिभाषा देखी, उसमें ये हमने देखा कि उसमें ये बताने का प्रयास किया आईपी देसाई जी ने कि मतलब 3 से अधिक पीढ़ी के सदस्य एक साथ रहते हैं। और जो एससी दुबे जी की परिभाषा है, उसमें ये उनका कहना है कि अगर कई नाभिक परिवार, यानी 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, अगर मिलजुल कर एक साथ रहते हैं तो उसे भी संयुक्त परिवार की श्रेणी में ही रखा जा सकता है, उसे भी संयुक्त परिवार की श्रेणी में रखा जा सकता है। कुल मिलाकर के संयुक्त परिवार यानी कि कुटुंब यानी कि थारवाड़, इससे क्या विशेषता निकल के आती है, तो हम देख सकते हैं कि इससे निम्न विशेषताएं निकल कर आती हैं। पहली विशेषता, 2 या 2 से अधिक एकाकी परिवार यानी कि नाभिक परिवार का ये एक संगठन है। मतलब इसमें जब हम संयुक्त परिवार या कुटुंब या थारवाड़ की बात करेंगे तो वहां हम ये देखेंगे कि वहां पर 2 या 2 से अधिक नाभिक परिवार होने चाहिए। दूसरी बात, जो संयुक्त परिवार होगा उनका आकार बड़ा होगा क्योंकि उसमें लोगों की संख्या ज्यादा होगी। तीसरी बात, उनका जो निवास होगा वो सामान्य होगा, सामान्य मतलब एक ही जगह रहेंगे वो लोग, सामान्य निवास होगा। चौथी बात, उनकी जो रसोई होगी, जो किचन होगा वो सम्मिलित होगा, यानी कि भले ही परिवार में सदस्य कितने भी हों लेकिन उनका खाना एक ही जगह बनेगा और वो एक ही जगह बने भोजन यानी एक ही किचन में बने भोजन से वो लोग संतुष्ट होंगे। उनकी संपत्ति कैसी होगी, तो अलग अलग नहीं होगी, उनकी संपत्ति सम्मिलित होगी, ज्वाइंट प्रॉपर्टी होगी और सामान्य धार्मिक आस्था और भावनाएं होंगी। यानी कि जैसे कोई भी पूजा होगा, कोई भी धार्मिक गतिविधि होगी तो उसमें सब लोग सामान्य रूप से यानी समान रूप से उसमें भागीदारी करेंगे और सबको लगभग समान अधिकार होगा। इसके अलावा संयुक्त परिवार बेसिकली एक सामाजिक सुरक्षा की भी एक भावना है, सोशल सिक्योरिटी भी इसके द्वारा हमें मिल जाती है। कैसे मिल जाती है कि देखिए, अगर मान लीजिए संयुक्त परिवार है और उसमें 2-3 भाई एक साथ रहते हैं या 3 पीढ़ियों के सदस्य एक साथ रहते हैं और उसमें अगर कोई भी सदस्य को कोई संकट आता है, कभी कोई आर्थिक कमी आती है, कभी पैसों की जरूरत होती है तो दूसरे लोग उसकी मदद करते हैं। अगर कोई उसमें बीमार हो गया तो संयुक्त परिवार के दूसरे सदस्य मदद करते हैं। यानी संयुक्त परिवार स्वतः ही एक आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा की भी व्यवस्था है, ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक है हमारी। और क्या चीज है, तो परस्पर सहयोग की भावना इसमें पाई जाती है, परस्पर सहयोग की भावना इसमें पाई जाती है। और क्या चीज हमें दिखाई पड़ता है, लेकिन इन विशेषताओं के साथ साथ इसकी कुछ कमियां भी हैं, कुछ दोष भी हैं जो वर्तमान में हमको दिखाई पड़ती हैं। जैसे देखिए, दोष में हम लोग क्या क्या बता सकते हैं इसमें, तो दोष में हम लोग ये बता सकते हैं कि इसमें सदस्यों के भावनाओं और अपेक्षाओं की उपेक्षा होती है। अब स्वाभाविक है भाई, जब परिवार में सदस्य ज्यादा होंगे, 2-3-4 भाई एक साथ रहेंगे, उनकी पत्नियां भी रहेंगी, बच्चे भी रहेंगे, उनके माता पिता भी रहेंगे और भी कुछ सदस्य रहेंगे, तो क्या होगा, कभी 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 किसी किसी कारणवश किसी जरूरत पड़ने पर क्या होगा, एक दूसरे को ऐसा लगेगा कि भाई मेरी बात मानी नहीं जा रही है या मेरी बात नहीं जा रही है, तो कई बार ऐसा फील होता है कि हमारे भावनाओं की उपेक्षा हो रही है। तो ये इसका दोष है क्योंकि वहां पर संख्या ज्यादा है। दूसरी बात, संयुक्त परिवार में चूंकि हमारे जो बुजुर्ग होते हैं, हमारे जो दादा दादी होते हैं, जो जनरेशन जो होते हैं, पहले की जो जनरेशन होती है वो भी साथ में होते हैं, तो स्वाभाविक है कई बार ऐसा होता है कि जनरेशन गैप बढ़ जाता है, रूढ़िवादिता जो होती है वो दिखाई पड़ती है। क्योंकि भाई बच्चे जो सोचेंगे कि भाई इस तरह से काम करना चाहिए और बड़े बुजुर्ग सोचेंगे कि हमारा हम लोग इस तरह से काम करते थे, तो एक जनरेशन गैप के कारण भी कई बार समस्या होती है। तो एक ये रूढ़िवादिता का पाया जाना भी इसमें एक समस्या होती है। तीसरी चीज जो प्रॉब्लम इसमें आती है वो मूलभूत स्वतंत्रताओं का अभाव होता है, क्योंकि संयुक्त परिवार है, अब कई पीढ़ियों के सदस्य एक साथ रह रहे हैं, कम से कम 3 पीढ़ी के तो रह ही रहे हैं, तो भाई कई बार ऐसा होता है बच्चों का मन होता है कि हम जो है ज्यादा घूमें,
ज्यादा मस्ती करें, ज्यादा अपनी स्वतंत्रताओं का उपयोग करें। लेकिन जो हमारा जो जनरेशन है, जो पुराना जनरेशन है, वो उसको उतना आसानी से एक्सेप्ट नहीं करता है। तो उसमें थोड़ी सी ये दिक्कत आती है कि स्वतंत्रताओं का अभाव होता है और नियंत्रण की समस्या भी कई बार बनी रहती है। वो नियंत्रण का मतलब वही है कि कंट्रोल, जो सोशल कंट्रोल होता है, जो सामाजिक नियंत्रण होता है, वो कई बार इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि परिवार में जो है विद्वेष, द्वेष की भावना उत्पन्न हो जाती है, झगड़े पैदा हो जाते हैं, कभी जमीन को लेकर के, कभी स्वतंत्रता को लेकर के, कभी अपने हित के, हितों का टकराव जो है इसमें बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये भी चीज हमने देख ली कि भाई इसमें दोष क्या क्या है। लेकिन इन्हीं सब कारणों से पिछले कुछ सालों में ज्वाइंट फैमिली जो है इसके स्वरूप में बहुत सा बदलाव आ रहा है। कैसे बदलाव आ रहा है? तो देखिए, संयुक्त परिवार के स्वरूप में परिवर्तन आ रहे हैं। वर्तमान में संयुक्त परिवारों की संख्या में निरंतर कमी आ रही है। स्वाभाविक बात है, निरंतर कमी इसलिए आ रही है कि, और दूसरी बात, एक तो संख्या में कमी आ रही है और संयुक्त परिवार का आकार भी छोटा हो रहा है। ये दोनों चीज हो रहा है इसमें। परिवार का आकार भी छोटा हो रहा है और उनकी संख्या में भी कमी आ रही। क्यों? क्योंकि भाई शिक्षा, ज्ञान, विज्ञान की प्रगति और तकनीक का विकास जो है वो लोगों को बाहर निकलने का अवसर दे रहा है। अब कोई भले ही छोटे शहर का व्यक्ति है, उसको नौकरी बेंगलुरु में लग जाता है, दिल्ली में लग जाता है, तो जो जिस फैमिली में वो रह रहा है उसको छोड़ के उसे जाना ही पड़ेगा ना। तो क्या हो रहा है कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी अपग्रेड हुआ है, जैसे जैसे प्रौद्योगिकी का विकास हुआ है, शिक्षा के स्तर में सुधार हुआ है, वैसे वैसे क्या हो रहा है, वैसे वैसे जो लोगों का जीवन स्तर है वो भी बदल रहा है और लोग छोटे शहर, गांव से शहरों की ओर और शहर से बड़े शहर, बड़े शहर से और बड़े शहर और उसके बाद विदेश भी आसानी से जाने लगे हैं। तो इसका असर भी संयुक्त परिवार पर पड़ा है। पिछले कुछ सालों में कृषि पर निर्भरता जो है धीरे धीरे कम होती जा रही है। भाई ट्रैक्टर आ गए, हार्वेस्टर आ गए, कृषि के नए नए प्रौद्योगिकी आ गई, तो उतने काम करने वाले लोगों की जरूरत ही नहीं पड़ती है ना। उतने काम करने वाले लोगों की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो उसमें एक क्या होता है, स्यूडो अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि छद में बेरोजगारी पैदा हो जाती है। तो कुछ लोग जो थोड़ा पढ़ लिख गए हैं वो सोचते भाई यहाँ पर तो हमारी उतनी जरूरत नहीं है, तो हम क्या करें, किसी शहर में जाकर के दूसरे काम करें, रोजगार ढूंढें, व्यापार वाणिज्य करें। इसके परिणाम स्वरूप क्या हो रहा है कि ग्रामीण क्षेत्र जो हुआ करता था, हमारे जो गांव हुआ करते थे, ये संयुक्त परिवार के केंद्र बिंदु हुआ करते थे। चूंकि ये संयुक्त परिवार के केंद्र बिंदु हुआ करते थे, तो अब धीरे धीरे जैसे जैसे संयुक्त परिवारों की संख्या में क्या हुई है, कमी होने लगी है। तो संयुक्त परिवार की संख्या इस कारण भी कम हुई है। रोजगार के अवसर जो हैं वो शहरों में बढ़े हैं, तो लोग ग्रामीण क्षेत्र से क्या हो रहा है, शहरों की ओर भी जाने लगे हैं। इसके अलावा एक बहुत बड़ा बदलाव जो पिछले कुछ सालों में आया है, वो आया है औद्योगिकरण, नगरीकरण, आधुनिकीकरण, पश्चिमीकरण। ये सोशियोलॉजी में ये वर्ड आपको हर जगह देखने को मिलेगा। रोजगार के लिए लोग क्या हो रहे हैं, गांव से शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं और साथ ही साथ जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो बढ़ रहा है। शहरों में नए नए उद्योग लग रहे हैं। ठीक है, जहां उद्योग लग रहे हैं उनके आसपास जो है रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं। रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं तो वहीं आसपास जो है नगर विकसित हो रहे हैं। नगर विकसित होने के साथ साथ जो है शिक्षा का जो स्तर है वो भी बढ़ रहा है। तो इन सब कारणों से संयुक्त परिवार प्रभावित हुआ है और संयुक्त परिवारों की संख्या में कमी आई है। जो संयुक्त परिवारों का आकार पहले 15, 20, 25, 40 तक सदस्य हुआ करते थे, अब संयुक्त परिवार अभी भी बने हुए हैं, लेकिन उनमें संख्या अब 7, 8 यहां तक पहुंच गई है। 3 पीढ़ी के सदस्य अगर एक साथ रह रहे हैं तो उनकी भी संख्या में कमी आई है और ऐसे ओवरऑल संयुक्त परिवारों की संख्या में काफी कमी आई। इसके ऊपर कई सर्वे भी किए गए, जैसे के.एम. कापाड़िया ने अपनी पुस्तक मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया, के.एम. कापाड़िया एक जो विद्वान है, उन्होंने के.एम. कापाड़िया ने अपनी पुस्तक मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया में यह बताया कि भले ही संयुक्त परिवार विघटित हो रहे हैं, भले ही संयुक्त परिवार विकसित हो रहे हैं, उन्होंने स्टडी की और पाया, लेकिन भारतीय मानसिकता अभी भी संयुक्त परिवार के पक्ष में है।
के.एम. कापारिया ने मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया नामक पुस्तक में इसको ये स्वीकार कर लिया कि भाई ये तो सही है कि ज्वाइंट फैमिली धीरे धीरे कम हो रहे हैं, उनके आकार छोटे हो रहे हैं, वो डिकम्पोज हो रहे हैं, लोग गांव को छोड़ के शहरों की ओर जा रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप संयुक्त परिवारों की संख्या कम हो गई है। लेकिन इसके बावजूद भी ये देखा जा रहा है कि अगर लोगों से हम पूछते हैं कि भाई आपको कैसी फैमिली पसंद है, तो लोग अभी भी यही बोलते हैं कि नहीं नहीं, संयुक्त परिवार तो अच्छा होता है, संयुक्त परिवार अच्छा होता है क्योंकि उसमें हमें सामाजिक सुरक्षा मिलती है, उसमें हमें प्रॉपर गाइडेंस मिलता है, उसमें बच्चों का पालन पोषण बेहतर होता है। ये के.एम. कापाड़िया के उनके रिसर्च स्टडी में आया और उन्होंने उसे मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया नामक किताब में उसे उल्लेख भी किया। उन्होंने 513 शिक्षित ग्रेजुएट्स के सर्वे के आधार पर जो है कपाड़िया जी ने यह निष्कर्ष निकाला कि 57.3% लोग अभी भी संयुक्त परिवारों में ही रहते हैं। 57.3% लोग, उन्होंने वैसे सर्वे ये छोटा था, 513 जो है ग्रेजुएट्स के आधार पर ये निकाला गया है, तो उसमें इन्होंने पाया कि 57.3% लोग जो हैं ये अभी भी ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं और साथ ही साथ इसके अलावा संयुक्त परिवारों में रहते हैं और 86% ग्रेजुएट्स 86% ग्रेजुएट्स जो हैं वो संयुक्त परिवार के पक्ष में हैं। लेकिन जब भाई कई लोग ऐसे हैं जो नाभिक परिवार में रह तो रहे हैं, उनकी मजबूरी है, लेकिन उनका ये कहना है 86% ऐसे ग्रेजुएट्स मिले, ऐसी फैमिलीज मिली जिन्होंने ये स्वीकार किया कि संयुक्त परिवार जो है वो बेहतर है। कहने का मतलब ये है कि संयुक्त परिवार एक बहुत ही भारत में एक परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है, लेकिन इन परिवर्तनों के बावजूद भी संयुक्त परिवार की मानसिकता लोगों में आज भी बनी हुई है। इस तरह से संयुक्त परिवार में भले ही बदलाव आए, बदलाव क्या है एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, इनका आकार छोटा हुआ है, संख्या में कमी आई है, संयुक्त परिवार में जो परिवर्तन लाने वाले घटक हैं वो भी मैंने आपको बता दिया है। घटक क्या थे? औद्योगिकरण है, नगरीकरण है, शिक्षा के स्तर में वृद्धि है, इसके अलावा लोगों का जो पलायन है ग्रामीण क्षेत्र से शहरों की ओर, ये सब जो घटनाक्रम है, इन सब के कारण संयुक्त परिवार प्रभावित हुआ है। लेकिन अल्टीमेटली अगर हम देखें तो हमें वापस जो पहली बात हमने आपको बताई थी, पहली बात जो बताई थी कि अभी भी लोगों के मन में संयुक्त परिवार के बारे में एक सकारात्मक सोच मौजूद है। इसका असर हमारी धर्म, हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा और कुल मिला के हमारी जीवन शैली, खासकर हिंदू जीवन शैली पर देखने को मिलता है। अतः ये श्लोक जो है लास्ट में भी उल्लेखनीय हो जाता है। ये श्लोक जो है, अयं निज परो बेति गणनाम लघु चेत साम उदार चरितनाम तू वसुधैव कुटुंबकम। G20 की बैठक में भी इसी लाइन का उल्लेख किया गया था, वसुधैव कुटुंबकम, यानी कि ये जो पूरा समाज है, जो पूरा समुदाय है, पूरा विश्व है, हमारा कुटुंब है, हमारा परिवार है। लेकिन यहां पर हम इस शब्द का इस्तेमाल थारवाड़ जो कि दक्षिण भारत में उपयोग में लाया जाता है और उत्तर भारत में हम संयुक्त परिवार के रूप में उपयोग में से लाते हैं। आपको अगर हमारा ये वीडियो पसंद आया हो, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर और कमेंट कीजिएगा। अगले वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे। धन्यवाद।